दरोगा कृष्णचंद को तुमने बिकाऊ समझ रखा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? दरोगा जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं जो कह रहा हूं पहले वो सुनो और याद भी रखो। अगर अगली बार ऐसी घटिया हरकत की तो बंद कर दूंगा सलाखों के पीछे। भूल हो गई दरोगा जी, मुझे नहीं पता था। आज के जमाने में आप जैसा ईमानदार आदमी भी जीता है। आपसे परिचय हो गया, ये मेरा सौभाग्य है। अब दबाओ जाए। अजीब अहमक आदमी है, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। शरीफ आदमी है भैया, ईमानदारी की रोटी भलमनसी की दाल में डुबोकर खाना चाहता है। लेकिन हम इसकी भलमनसी को लेकर क्या करें? चाटे? चंद रोज इसके नीचे और काम करना पड़ा तो घर में बीवी बच्चों को चटनी और सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। सलाम दरोगा जी। सलाम सलाम। भाई जुम्मन मियां, हमारी बेटियों के कपड़े तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं हुजूर। कितने पैसे हुए? हुजूर 3 रुपए 9 आने। 3 रुपए 9 आने? अरे भाई, बेरोजगारी थोड़ी कम है, कल नहीं उधार रही। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हुजूर। अरे भाई, हिसाब बराबर न रखा तो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि दारोगा कृष्णचंद अपनी कुर्सी का बेजा फायदा उठाते। अल्लाह माफ करे हुजूर, आपके बारे में ऐसी बात कहना तो दूर, सोचना भी बेकार है। अच्छा जुम्मन मियां, अच्छा चलो। सुमन, सुमन। बाबूजी आ गए। अरे सुमन बिटिया, कहाँ है तू? बाबूजी आप आ गए। आप क्या लाए हैं मेरे लिए? अरे पहले तुम दोनों यहाँ बैठो तो। ये चूड़ियाँ नई नई लगती हैं। कैसी है? बहुत सुंदर। और मेरा दुपट्टा? अरे ये भी बहुत अच्छा है। और मैं? तू मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे कितना सुंदर मिली है। देखा, देखे कैसी लगती है तुम? दोनों पोशाकें एक जैसे क्यों? अरे एक तेरे लिए, एक इसके लिए। आप फिर से हम दोनों के लिए एक से कपड़े लाए। जाओ बाबूजी, हम नहीं पहनेंगे। अरे मैं कहती हूँ क्यों नहीं पहनेगी? दोनों बहनें एक सी पोशाकें पहने तो तुझे कोई आपत्ति है? मुझे नहीं पसंद, मुझे दूसरी चाहिए। ठीक है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, दूसरी बनवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, पैसे कोई हमारे आंगन के पेड़ पर नहीं उगते। ओ, मत किया करो ऐसी सख्त बातें। अरे अपनी बेटियों के शौक मैं पूरे नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हैं? तब तक करेंगे आप। कल को ससुराल जाने पे इन दोनों ने किसी चीज की कामना की और इन्हें नहीं मिली तो कितना कष्ट पहुंचेगा इन्हें। अरे इनका रिश्ता तो मैं ऐसे घर में करूंगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। राज करेंगी, राज, है ना? ये देखो। आप कहीं रिश्ता तय करके आए हैं क्या? हाँ, करने जा रहा हूं। बहुत ही शरीफ घर के खाते पीते लोग हैं और सबसे बड़ा गुण तो ये है कि दहेज की मांग नहीं है। दहेज की दीमक ने हमारे समाज को खोखला बना दिया है। मैं उस प्रथा का कट्टर विरोधी। अगर सब लोग आपकी तरह सोचने लगे तो इस देश का तो उद्धार हो जाए। हमारा दुर्भाग्य है कि लोग लड़की के पिता की यातनाएं समझते ही नहीं। बिल्कुल। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, बेटी के विवाह में 1000 रुपए खाने पीने में खर्च हो गए और 1000 दहेज देने पड़े। लेकिन जब आप इस प्रथा के खिलाफ हैं तो आपने दहेज दिया क्यों? अरे भैया, बेटी की खुशी के लिए माँ बाप को अपने उसूलों का त्याग करना ही पड़ता है। आप अपना ही उदाहरण ले लीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? बिल्कुल चाहता हूँ। बस बस बस, तो मेरी समस्या का हल हो गया। कैसी समस्या? मैं बहुत दिनों से चिंतित था कि ये 5000 का घाटा कैसे पूरा करूंगा। यदि आप अपने होने वाले दामाद को ये रुपया दे दे तो समस्या अपने आप सुलझ गई। 5000 रुपए? लेकिन आपने तो कहा था कि दहेज लेना दहेज देना दोनों ही पाप है।
लेकिन क्या करूं? बेटी का विवाह करके उसे दहेज देकर मैं ये पाप कर चुका हूं ना। अब आपसे वही रुपया लेकर उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। अच्छा, इसीलिए कहते थे जरा हाथ रोककर खर्चा करिए, लेकिन आपने हमारी कभी मानी ही नहीं। हाथ रोक कर खर्चा करने से 5,000 रुपए जमा हो जाते का। 65 रुपए तनख्वाह पाने वाले के पास इतनी बड़ी रकम कहां से बचेगी? कुछ तो बचा पाते। आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपको 2 लड़कियों का विवाह करना है। अब हम किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? किसी के सामने भी नहीं। अरे ये दुनिया बहुत बड़ी है, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग हैं यहां। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमारी बेटियों का रिश्ता जरूर हो जाएगा, और वो भी बिना दहेज के। बात दहेज की नहीं, बात व्यवहार की है। कौन से व्यवहार की? वही जो शादी ब्याह के मामले में होता है। अगर आपका बेटा होता तो आप उसे पढ़ाते लिखाते, इस काबिल बनाते कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और इसके लिए खर्चा भी होता है या नहीं? जी हाँ, होता कैसे नहीं। इसीलिए मैंने भी अपनी लड़कियों पर खर्च किया है, उन्हें पढ़ाया लिखाया। नहीं 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 नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। मैंने अपने बेटे को जो पढ़ाया लिखाया, और उसका फायदा शादी के बाद आपकी बेटी को ही तो मिलेगा। और इसलिए जो भी उस पर खर्च हुआ है, क्यों ना हम उसे आधा आधा बांट लें। चौबे जी, देखिए, रुपया तो मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है। वो आपके यहां बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आपकी सेवा करेगी। सेवा ही करवानी है तो हम नौकरानी क्यों ना रख लें? जो दुनिया के व्यवहार हैं, अगर आपको मंजूर ना हो तो आपसे बात करना ही बेकार है। शिव 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 शंभो शंभो हर हर महादेव। शिव 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 राम 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 राम। जो दुनिया के व्यवहार हैं, अगर आपको मंजूर न हो तो आपसे बात करना ही बेकार है। बेटी का विवाह करके उसे दहेज देकर मैं वो पाप कर चुका हूं ना। अब आपसे वही रुपया लेकर उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या बात है? बहुत देर कर दी, कहीं रोको क्या? बताओ बताओ। सांस ले। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर बैठिए ना। नहीं, ठीक। क्या बात है? रिश्ता तो तय करा है ना? हाँ, वही समझो। सुमन के ब्याह के लिए 5,000 रुपए चाहिए ना, सब मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? वो कैसे? मेरे पास अपनी एक बहुत पुरानी चीज पड़ी है। अपने पास रखने से उसकी कीमत फूटी कौड़ी भी नहीं है। बाजार में देखने जाऊंगा तो हजारों रुपए मिल जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है? अपनी आत्मा, अपनी ईमानदारी, अपनी शराफत। खरीदारों की कमी नहीं है, बेचने वाला चाहिए। आप ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ गंगा जली, लोग अपनी बुराइयों पर पछतावत हैं, मैं तो अपनी अच्छाइयों पर पछता रहा हूं। अगर मैंने भी लोगों को लूट लूट कर अपना घर भर लिया होता तो आज यूं तर तर की ठोकर न खाता। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी वही सब करूंगा जो सारी दुनिया करती है। हाँ, बस यही एक उपाय है। नहीं नहीं, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। यही सब करना था तो 25 साल पहले कर लिया होता, सोने की दीवारें खड़ी कर ली होती। अब बुढ़ापे में ये कलंक नहीं लगने दूंगी। ये कलंक अगर मेरी बिटिया के लिए खुशियां खरीद सकता है
तो मुझे मंजूर है। सारी जिंदगी मैं अपने माथे पर ईमानदारी का तिलक लगाकर जिया हूं, और आज वही तिलक मेरी छाती पर सांप बनकर लौट रहा है। आज से ये ईमानदारी की दुकान बंद। देखिएगा, पहचान लिया उसे? जी, दारोगा जी, क्या आप है? जल्दी से हमारे साथ चलिए, नहीं तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। कौन हो तुम? किसके बारे में कह रही हो? सरकार, हम अहिर चेतू की घरवाली हैं। बहन के आदमी उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ सरकार, हमारे आदमी की जान बचा लीजिए। कहाँ ले गए उसे? ठाकुर द्वारे, बहन रामदास के ठिकाने पर। अच्छा, देखता हूँ। तुम यहीं बैठे रहना, आता हूँ अभी। क्या बात है चेतू? किसने मारा तुझे? महंत रामदास के आदमी ने, कन्नू, भोलू और श्यामू ने लाठियों और बल्लू से। क्यों मारा उन्होंने तुझे? वजह क्या थी? वो लोग मुझसे मेरी जमीन छीनना चाहते थे। मैं अपनी जमीन उन्हें आईडीज नहीं दूंगा। जमीन 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 मेरी माँ है। जमीन 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 मेरी माँ माँ माँ। चेतू, 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 चेतू। काम तो हो गया सरकार। पढ़ने जाने में मनु दरोगा खान से टपका। मरने से पहले चेतू ने बयान दिया था, हम सबके नाम गिनवा दिए। कुछ देर लाकर मामला रफा दफा करा दो, वरना व्यक्ति कोई बघेड़ा न खड़ा हो जाए। वो कमीना जरूर बघेड़ा खड़ा करेगा सरकार। ईमानदार है ना, रिश्वत नहीं लेगा। अरे बोली ऊंची लगा। सुना है दरोगा आजकल अपने बेटी के ब्याह के लिए बहुत चिंतित है। अरे पैसे की जरूरत होगी उसे। सौदा 5,000 से एक भी पाई नहीं। और हाँ, काम पक्का होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस ही जी। हाँ, कहिए। मान जी का संदेशा मिल गया ना आपको? हाँ, मिल गया। क्या फैसला किया? रुपए लाए हो? मैं लाया हूं। पूरे 5,000 है? पूरे 5,000। अच्छा। लेकिन हमारा हक तो दीजिएगा ना। 5 रुपया सैकड़ा बंधा हुआ है। नहीं नहीं, इसमें से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अपने हाथ में बेच रहा हूँ। कैसे आपकी मर्जी, लेकिन हमारा हक तो मारा गया ना। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। 5,000 रुपए कहाँ से लेकर आए इतने रुपए? कहीं से भी आए, तुम्हें इससे क्या? सुमन के ब्याह के लिए रुपए चाहिए थे, आ गए। मैं पूछती हूँ, कहाँ से लाए इतने रुपए? क्यों खामखा बहस कर रही हो? ये समझ लो किसी से कर्ज लेकर आया हूं। दारोगा जी, आज तक आपने किसी से एक पाई भी नहीं ली, और आज 5,000 रुपए का कर्ज लेके आए हैं। तो यूं समझ लो, जो कर्ज दुनिया ने मुझे चुकाना था, मैं वो वसूल करके आ रहा हूं। खुशी का अवसर है,
काहे रोती हो? दारोगा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप मौसा। अब क्या अच्छा और क्या बुरा, ये सोचने का समय जा चुका है। अब तो ये सोचो कि सुमन का ब्याह हम कितनी धूमधाम से करेंगे। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा जी, अंग्रेज अफसर आए हैं। अच्छा, हम आते हैं। सर नमस्कार, बड़ी मेहरबानी जो आपने खुद आने की तकलीफ की। आइए ना, आइए। किशन चंद, हम तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आया है, हम इधर ड्यूटी पर आया है। ड्यूटी? यस। नहीं, समझा नहीं सर। वेल, तुमको हमारे साथ चलना होगा। इस वक्त मेरी बेटी की शादी हो रही है सर। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तुमने रिश्वत लिया है, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या कह रहे हैं बड़े साहब, क्यों आए हैं? सर, मैं अपनी पत्नी से जरा अकेले में बात कर सकता हूँ? यस, यू मे। सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? बताता हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, बताइए ना। बात खुल गई है गंगा जली, मैं हिरासत में आ गया। वो रुपये रिश्वत के थे ना दरोगा जी, क्यों लिए आपने, क्यों लिए? आग लगा दीजिए उन रुपयों को, नहीं चाहिए ऐसे रुपये हमें। बेटी बिन ब्याही रह जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए वो रुपये लौटा दीजिए। धीरज से काम लो, धीरज से काम लो। मैं कानून के पंजे में फंसा हूं, अब बच नहीं सकता, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है तुमसे। प्रार्थना? कानून तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर हो सके तो तुम मुझे क्षमा कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े बबला भगत निकले। अच्छा हुआ कि ठीक समय पर तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। चलो बेटे यहाँ, चलो 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 चलो। गंगा जली, अरे ओ गंगा जली। कहाँ है तेरी अम्मा? हाँ, सब रिश्ता ही खत्म हो गया ना? भैया तुम? मत कह मुझे भैया, सारी दुनिया उलट पुलट हो गई, पर मुझे खबर नहीं है। किसी तीसरे आदमी से सुना कि जीजा जी गिरफ्तार हो गए, तू दौड़े चला आया। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? वो सब रहने दो दीदी, पहले यहाँ का समाचार दो मुझे। अरे सुमन के ब्याह पे न बुलाया न सही, लेकिन ऐसा संकट आ पड़े तब तो मुझे याद कर लिया होता। तुम तो जानते हो भैया कि हम किन आफतों में घिरे हुए हैं। सुमन की बारात लौट गई, दारोगा जी थाने में बंद है, ऊपर से तो ताने देने से बाज नहीं आते। ना वो मत दीदी, तेरा भाई अभी जिंदा है, मरा नहीं है। अरे बड़े से बड़ा वकील कर लेंगे और जीजा जी को छुड़ा लेंगे। छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा,
लेकिन दरोगा जी ने अदालत में जो इकबाले जुर्म किया है उससे ये केस काफी उलझ सा गया है। लेकिन वकील साहब, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा ना? रास्ते एक नहीं 1000 निकल आएंगे। अरे कानून है तो कानून में फाट भी तो है। इसमें रुपया बहुत खर्च होगा। रुपया इनसे बढ़कर तो नहीं है। ये लीजिए 200 रुपए, और रुपयों की जरूरत होगी तो उसका इंतजाम भी हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई वकील मुख्तारों की जरूरत नहीं है। व्यर्थ में रुपया मत फूकना। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। आपने जो किया उसके जिम्मेदार आप अकेले ही हैं क्या? किसके लिए किया आपने ये सब? हम लोगों के लिए ही ना। फिर ये अन्याय आपके साथ ही क्यों? नहीं, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड भोग रहा हूं, और इस पाप का प्रायश्चित करके वो पाप का धन पवित्र हो जाएगा। अपनी आत्मा का, अपनी नेक नियति का, अपने जीवन का सर्वनाश करके मुझे कम से कम यह संतोष तो रहेगा कि मैं एक कर्ज से मुक्त हुआ। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे दूर रहकर हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं? उमा, तुम इन्हें ले जाओ यहां से। मेरे साथ जो होना है सो होगा। तुम मेरी चिंता मत करो। चिंता कैसे न करें? आपको छुड़ाने के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़े तब भी पीछे नहीं हटेंगे। 16 मार्च को अहीर चेतू की पत्नी ने आकर मुझे इत्तला दी कि महंत रामदास के गुंडे उसके पति को जबरदस्ती उठाकर ले गए, और जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, और मरने से पहले उसने बयान दिया कि महंत रामदास के गुंडे कल्लू और भोलू नहीं उसे मारा है। इसके बाद आपने इस मामले की छानबीन की? जी हां हुजूर, और तफ्तीश के दौरान पता चला कि महंत रामदास अहीर चेतू के खेतों पर कब्जा करना चाहता था, और जब उसने मुकाबला किया तो अकेला पाकर उसे इतना मारा गया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो क्या आपने इस वाकया की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? जी नहीं, मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए रुपयों की जरूरत थी। महंत रामदास से 5000 रुपयों की रिश्वत लेकर मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हुजूर, उस रोज तो मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सका, लेकिन आज मेरी अदालत से यह प्रार्थना है कि अहीर चेतू के खून के जुर्म में महंत रामदास को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कृष्ण चंद्र के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये हुक्म देती है कि अहीर चेतू के कत्ल की पूरी छानबीन की जाए। दारोगा कृष्णचंद्र वल्द भीष्मनाथ ने महंत रामदास से 5000 रुपए की रिश्वत ली, और इस जुर्म का उन्होंने इकबाल भी किया है। उनकी 25 साल की नौकरी और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने उनके साथ रियायत का बर्ताव करने का फैसला किया है। दारोगा कृष्णचंद्र को 5 साल कैद की सजा दी जाती है। The court is adjourned. अवस्थी जी, मैं उमानाथ, दारोगा जी का साला, और ये उनकी पत्नी। अच्छा। कहिए, कैसे आना हुआ? दारोगा जी के बारे में आप तो जानते ही हैं, उन बेचारों के साथ। अरे उनके बारे में तो पूरा शहर जानता है। छी 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 छी, बहुत गलत हरकत की उन्होंने, उनसे ऐसी उम्मीद न थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम दरअसल सुमन बिटिया के बारे में बात करने आए थे। सुमन यानी? ओह, दरोगा जी की बेटी। लेकिन उससे अब हमारा क्या संबंध? अवस्थी जी, संबंध इतनी आसानी से टूट जाते हैं क्या? आपके लड़के से उसका ब्याह होने वाला था। यदि उस दिन वो घटना न हुई होती तो आज सुमन बिटिया इस वक्त आपके घर की बहू बनकर रह रही होती। माफ करना उमानाथ जी, ऐन मौके पर जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना विवाह के बाद जब ये पता लगता
कि लड़की का बाप कितना बड़ा रिश्वतखोर है तो हम तो कहीं किधर रहते, इज्जतदार आदमी हैं। कम से कम आप तो ऐसा न कहिए भाई साहब, ईश्वर की सौगंध, इन्होंने कभी किसी से एक पाई भी नहीं ली। वो तो दहेज की मांग और ब्याह के खर्चे ने इन्हें मजबूर कर दिया। ये सब कहने की बातें हैं, अगर हैसियत न थी तो ना करते। किसने मजबूर किया था उन्हें? अवस्थी जी, हम आपसे प्रार्थना करने आए। दारोगा जी ने अपने किए की सजा तो पा ली, लेकिन बाप की गलती की सजा बेटी को नहीं मिलनी चाहिए ना। हमारी तो यही इच्छा है कि कोई अच्छा सा शुभ अवसर देखकर विवाह की तारीख पक्की कर ले। आपका दिमाग तो ठिकाने है जनाब। इतना सब हो जाने के बाद भी आप ये चाहते हैं कि उस मुजरिम की बेटी को अपनी बहू बनाकर हम घर ले आए। मेहरबानी करके यहां आने का कष्ट न करें, हमारी तरफ से रिश्ता टूट चुका। अरे मैं तो कहता हूं गंगा बहन, ये अच्छा ही हो गया कि आज ही उनकी असलियत खुल गई, वरना हम इसी भरम में रहते कि वो अपने लड़के की बारात लेकर हमारे दरवाजे आएगा। पहले ही इतनी बदनामी हो चुकी है, ऊपर से ये रिश्ता भी टूट गया। भैया, हम तो बनारस में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। गंगा बहन, दुख सुख जीवन में लगा ही रहता है, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। अरे उसने चाहा तो सुमन का रिश्ता इससे 10 गुना अच्छी जगह में हो जाएगा। कौन करेगा इससे शादी? इसकी तो सारी जिंदगी खराब हो गई। तुम इसकी जिंदगी की चिंता मत करो, मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। अब झटपट तुम लोग सामान बांधो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? कहाँ? मेरे घर? और कहाँ? क्या मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है? सो तो ठीक है, लेकिन भैया, जो बात ठीक होती है ना गंगा, उसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं होती है। तुम यहाँ रहकर मकान का किराया, खाने पीने का खर्च, ये सब कैसे कर पाओगे, है ना? चलो बेटे, चलने की तैयारी करो। अरे जब तक तुम्हारा मामा जिंदा है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो बेटे, जल्दी चलो। चलो आओ भैया, सामान लेकर आओ। भैया जरा सामान टांगे में पहुंचवा दो, जाओ। है जाओ जल्दी आओ, झुक नीचे नीचे सामान। चलो चलो चलो, दीदी जल्दी करो, गाड़ी का समय हो रहा है। चलो माँ। चलो चलो चलो, घर का ताला चाबी। हाँ? लगता है ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं शायद। अच्छा ही है, ये लोग शरीफों के मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं है। ठीक कहते हो भैया। देखो, दूसरों पे जुमला कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो तो खुद पता चल जाएगा कि कौन कितना इज्जतदार है। अरे इन लोग को आ ही नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती लेकर आया हूँ। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रही हो? अरे बुआ का पैर छुओ, पैर छुओ। तुम लोग अपनी मामी जी के पैर छुओ। ठीक है ठीक है। इतना सारा सामान किसी, क्या बहुत देर रहने का इरादा है यहाँ? अब ये यहीं रहेंगी। क्यों? यहाँ क्यों रहेंगी? तो किसके सवाल छोड़कर आ पाएंगी? आखिर मेरे सिवा उनका है कौन? तुम्हें इतने हमदर्दी जताने की क्या जरूरत थी? हाँ? अरे यहाँ कौन सा भंडार खुले हुए हैं? घर में पहले से ही 2-2 लड़कियां हैं। हाँ? अब इनका भार कौन उठाएगा? चुप भी रहोगी? दीदी, अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानना, ये कुछ ज्यादा बोलती है। ज्यादा नहीं, सच बोलती हूँ, दोगली बात मैं नहीं करती हूँ। अरे तुम लोग ऐसे खड़ी क्या हो? जाओ अंदर जाओ,
अरे अंदर जाओ तो जाओ। गंगा, अपनी भाभी की आदत तो जानती हो ना, मेरी खातिर सब बर्दाश्त करना है। अब तो भैया बर्दाश्त करना ही होगा। शम्मू, शम्मू, क्यों रो रही है? क्या हो गया? तुम्हें बताओ ना दीदी, अचानक ये सब क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ हमारे साथ? मत रो, चुप हो जा। मुसीबतें किस पर नहीं आती, लेकिन ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होना। दीदी मैं यहाँ नहीं रह सकती। नफरत के इस माहौल में एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। यहाँ न रहे तो फिर कहाँ जाएंगे हम? मामा जी ने हमें सहारा दिया, यही बहुत है। अब जैसे दिन गुजारना है गुजार लेंगे, मगर ऐसे रो धो कर नहीं, वरना माँ को पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें, है ना? हाँ? अब चुप हो जा। हाँ, सो जा, सो जा। क्या बात है बाबूजी, बड़े चुपचाप से नजर आ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। माथे की लकीरें तो बता रही हैं, कुछ है जरूर बाबूजी। मामा जी चाय। सुन बिटिया, एक चाय और ले आना। जी मामा जी। ये कौन लड़की हो बाबूजी? पहले तो हम कभी नहीं देखे इन्हें। हमारी भांजी है, कुछ दिन पहले यहाँ आई है। अच्छा, कहीं रिश्ते विश्ते की बातचीत की या नहीं? तुम क्या पूछे ये सब? सवाल न पूछे तो फिर काम कैसे चले बाबूजी? लड़की के बारे में जानकारी रखना तो हम लोग का काम ही है बाबूजी। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है का? ऐसी सुंदर कन्या के लिए लड़कों की क्या कमी? एक दो नहीं 10 लाकर खड़े कर दूं। अच्छा, तो बात चलाओ ना। वो दीक्षित जी है ना अपने लाल चौक में, जिनकी कपड़े की दुकान है। हाँ, उनके सपूत ने 7वीं कक्षा पास कर ली है और वो अपने लड़की के लिए लड़कियां देख रहे हैं। हाँ, आप कहें तो उनको 2-4 दिन में ले आऊं। अरे शुक्र में देरी को 2-4 दिन दो, तभी ले आओ से। सुनो बेटी, जल्दी तैयार हो जाओ, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। जी मामा जी। देखो जरा अच्छे से सज धज कर आना। अच्छे खाते पीते घर के लोग लगते हैं, लड़का भी सुशील है। अगर तेरा वहाँ रिश्ता तय हो गया तो मैं तो धनी हो जाऊंगा। बाला बिटिया, दीदी भी जल्दी तैयार करके लाओ। हाँ, बिटिया आ रही। अभी कुछ ठीक है, जल्दी जाओ। सुनो बिटिया, आप हैं दीक्षित साहब और आप हैं इनके सुपुत्र सतीश और आप हैं मेरे मित्र सदन। दीक्षित जी, आपको बिटिया से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सतीश, लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटे। नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं पूछना। उमानाथ जी, हमें लड़की पसंद है। यदि आपको लड़के के बारे में कोई छानबीन करना हो तो कर लीजिए, ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। आपका लड़का है जिसकी छानबीन क्या करनी? लड़का हमें पसंद है। बधाई हो बधाई, रिश्ता तय हो गया। अभी नहीं, रुको जरा। उमानाथ जी, हमें गोल मोल बातें करने की आदत नहीं है। आपको लड़का पसंद है, हमें लड़की। क्यों ना लेन देन की बातें अभी तय कर लें? बातों ये बातें बाद में भी हो सकती है। अभी करने में क्या हर्ज है बेटे? बार बार दुकान छोड़कर मैं नहीं आ सकता। अभी सब साफ कर लिए रहते हैं। उमानाथ जी, आप दहेज में कितना दे सकते हैं? सुन बिटिया, तुम अंदर जाओ, दीदी अंदर लेके जाओ। मामा जी, अरे लीजिए लीजिए। जी मामा जी। लीजिए लीजिए। 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 ली
दीक्षित जी, दहेज प्रथा के कारण कितनों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के जीवन तबाह हो गए, और फिर आप जैसे आदमी को किस चीज की कमी जो दहेज के लिए आप। ये सब बात छोड़िए, आप पहले बताइए कि आप दहेज कितना दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकता। मतलब मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकता। हाँ, शादी में जो खर्च होगा मैं करने को तैयार हूं। ये कोई बात नहीं हुई। सतीश के लिए लोग 10,000 देने के लिए तैयार हैं। आपकी लड़की सुंदर है, सुशील है, इसलिए मैं आपको 5,000 कम किए देता हूं। मैंने कहा ना, मैं दहेज में 1 रुपया भी नहीं दे सकता। तो खाम का इतना समय हमारा क्यों बर्बाद किया? पहले कहलवा दिया होता। चल सतीश, चल बेटा, मेरी सुनिए जी। आप उमानाथ जी की भांजी है ना, सुमन? जी हाँ, क्यों? खैर इस क्यों का तो जवाब नहीं है मेरे पास, बस आपको देखा, शक्ल जानी पहचानी लगी, इसीलिए पूछ लिया। सौदा लाने गई थी क्या आप? जी हाँ। लेकिन इतनी वजनी थैली आप क्यों ढो रही है? लाइए मुझे दीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए, आपको कष्ट होगा। इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे इस छोटे से गांव में मेहमान हैं। आपको किसने कहा कि हम इस गांव में मेहमान हैं? वो क्या है कि हमारा गांव इतना छोटा है कि यहाँ पे नया आदमी फौरन पहचाना जाता है, और वैसे भी उस दिन हमारी मुलाकात हो चुकी है। हाँ, वो मुलाकात भी क्या मुलाकात थी। उस दिन के वाकये से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप क्यों शर्मिंदा होने लगे? आपने क्या किया था? मेरी शर्मिंदगी का कारण यह है कि जिन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया मैं उनके साथ था। लाइए दीजिए। नहीं, रहने दीजिए। लाइए ना, दीजिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए लाइए। जी धन्यवाद। अब इतनी सी बात के लिए आप धन्यवाद क्यों कह रही हैं? अगर आप चाहे तो मैं हर रोज आपको घर तक छोड़ दिया करूंगा। लेकिन इतनी मेहरबानी किस लिए? मैंने आपसे कहा ना, आप हमारे गांव में मेहमान हैं और हम मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। आइए। सारा दिन कहाँ घूमता रहता है? घर आने का मन नहीं करता क्या? अब छुट्टी हो गई, उम्मीद और क्या करूं? घर बैठा हूं। बहुत जबरदस्त हो गया है। घर में बैठने को कौन कहता है तुझसे? जमींदारी का इतना काम पड़ा हुआ है, जाकर उसकी देखभाल नहीं कर सकता क्या? पिताजी, अब वो सब काम मैं करने लगा तो आपके मुन्नी और गुमश से क्या करेंगे? नहीं बाबा, मैं वो सब नहीं करने वाला। जवाब देने की तो आदत पड़ गई है इसे। मेरा तो ख्याल है भाई साहब के पास इसे बनारस भेज दीजिए। हाँ, अब वही करना होगा मुझे। नहीं ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्या मतलब? कल तक मैं मना किया करता था तो तू खुद जाने की जिद किया करता था, अब मना कर रहा है तू खुद? बड़ा अजीब लड़का है। इसकी तो मत मानिए। आपके लिए खाना लगाऊं क्या? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। लेकिन माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ, रोटी नहीं बनाई क्या? अरे बनाई है, पहले ये भात तो खा ले, अभी लेके आती हूँ। सुमन, ये पेड़ देख रही हो? हाँ, क्यों? सुना इस पर भूतों का अड्डा है। सच? वाकई में एक कमली वाला भूत उनका सरदार है। वो मुसाफिरों के सामने काली कमली ओढ़े, खड़ाव पहने, हाथ फैलाकर कुछ मांगता है, और मुसाफिर जो ही कुछ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो अदृश्य हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि मैं भूतों के किस्से सुन के डर जाऊंगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, जरा भी नहीं? जरा भी नहीं। तो ये बात है, तो कल शाम को तुम मुझे इसी पेड़ के नीचे मिलोगी? अगर आओगी तो मान जाऊंगा तुम्हें भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरी परीक्षा ले रहे हो या मिलने का एक बहाना ढूंढ रहे हो? हाँ? बहाना तो नहीं, वजह ढूंढ रहा हूं तुमसे मिलने की। आओगी ना? दरोगा जी मेरे वाकिफ हैं, इसीलिए आपको चिट्ठी लिखकर बुलवा भेजा। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। जब सब कुछ अपने मामूल पर चल रहा होता है तो पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो जाता है। 3-4 दिनों तक खाने को छूते तक नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस गुमसुम से बैठे रहते हैं। इतना हंसने बोलने वाला आदमी मैं तो सोच भी नहीं सकती।
उनकी एक दिन ये दशा होगी। देखिए, अगर आप उनसे मिलकर ऐसे ही रोने वाली हैं, तो आपका उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। वो पहले से ही बहुत उदास और दुखी हैं। अगर आप उनकी उदासी दूर करना चाहती हैं, तो आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा आप खैरियत से हैं और खुशहाल हैं, वरना आपको रोती हुई देखकर वो और चिंता में पड़ जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बार उनसे मिलवा दीजिए। आइए, चलिए, आइए। दरोगा जी, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। जली, कैसी हो तुम? ये आपने क्या हालत बना रखी है? नहीं, जमाने में बना दी। तुम तो ठीक हो? ये बिल्कुल ठीक है जिया जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए। शांता और सुमन भी मेरे पास है। सुमन तुम्हारे पास कैसे है? उसका तो विवाह हो चुका था ना? दारोगा जी, हाँ, ब्याह तो हो चुका है, लेकिन चंद दिनों के लिए मेरे पास रहने आई है। वो खुश तो है ना? वो बहुत खुश है। और शांता, पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका विवाह भी कर देना। लड़कियां सभी वक्त पर अपने घर चली जाएं तो अच्छा रहता है। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा जीजा जी। कल रात मैंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा था आपने? सोनम और शांता स्कूल से लौटकर वो दोनों आंगन में खेल रही हैं। मैं कहीं बाहर से आता हूं, मुझे देखकर वो दोनों मुझसे लिपट जाती हैं, जिद करने लगती हैं, कहीं घूमने ले चलो। उन्हें उठाने के लिए हम ताकत बनते हैं तो देखता हूं कि हाथ में हथकड़ी है। पहले तो नहीं थी, पता नहीं मुझे कहां से आ गई। अभी भी नहीं है। तब तो सपना नहीं था। मैं आजकल सपने देखने लगा हूं। बहुत सपने देखने। यहाँ से निकलकर आप एक नई जिंदगी जीना चाहते थे ना? एक बार फिर हम एक दूसरे का दुख सुख बांटकर जिएंगे। हाँ दरोगा जी, हम लोग जिएंगे। यही चाहते थे ना आप? आपको अपने आप से लड़कर जीना होगा। आपके मन पर क्या गुजर रही है, इसका एहसास मेरे सिवा किसी और को नहीं हो सकता। आपको मेरी सौगंध। आप अपना ख्याल रखिए। मैं ईश्वर से रात दिन आपकी सलामती की दुआ मांगूंगी। ईश्वर बहुत दयालु है। वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ दरोगा जी, वो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे मंदिरों की घंटी बहुत अच्छी लगती है। और फूलों की बहार, बरसात की रिमझिम और गीली मिट्टी की सुगंध, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें तो सभी को अच्छी लगती है, इसमें कोई नई बात नहीं। कोई चीज अच्छी लगना और बात है, और उसे महसूस करके उसका आनंद लेना दूसरी बात है।
जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुमसे भी कहने के लिए मैं कुछ शब्द ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहे। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम शब्द ढूंढ रहे हो? मैं मदद कर दूं? करो। इस बात का विषय क्या है? एक लड़की। अनजानी है या जानी पहचानी? पहले तो अजनबी थी, लेकिन अब जान पहचान हो गई है। दूर रहती है या आसपास के कोई गांव में? पहले दूर रहती थी, इस वक्त तो बहुत नजदीक है मेरे। तुम कहीं मेरे बारे में तो नहीं कहना चाहते हो? हाँ, बात तो कुछ ऐसी है। तो फिर कहते क्यों नहीं? कहो ना। बल्कि पहले दिन से मैं तुमसे कहना चाहता था। क्या? यही कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कोई नई बात कहो ना, ऐसी घिसी पिटी बात तो मुझे कई लड़कों ने कही है। क्या कहा? ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये लड़की कौन है? उमानाथ बाबू की भांजी है सरकार। पहले कहीं और रहती थी, पिछले 3-4 महीनों से उन्हीं के साथ रहती है। सदन इसे कैसे जानता है? पता नहीं सरकार, कहे तो बुला लो। नहीं, अभी नहीं। चलो आगे बग्गी बढ़ाओ। उमानाथ जी, मैं हरिया। हाँ, क्या? मैं आपको निभाने आया हूँ। अभी मदन बाबू ने याद किया है आपको, अभी इसी वक्त। अच्छा तुम चलो, मैं नहा के आता हूँ। अच्छा। आओ आओ मनार, आओ। प्रणाम मदन सिंह जी। कैसी आपकी भांजी किस बेहयाई के साथ सदन का हाथ हमें सारे शहर में घूम रही है और आपको पता भी नहीं चला। यह अजब दस्तूर है, लड़के चाहे जो मर्जी कर ले, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। सारा दोष नजर आता है तो लड़कियों में। सदन अभी ना समझ है, लेकिन अपनी जवान भांजी पर नजर रखना क्या आपका फर्ज नहीं था? मेरी भांजी सुमन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत सुशील, बहुत गुणवती और पढ़ी लिखी है वो। मदन बाबू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहल सदन बाबू ने की हो? आपने उससे कुछ पूछताछ की? मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन इस वक्त उस पर आपकी भांजी का भूत सवार है। उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या मतलब? अरे आप जाकर अपनी भांजी को समझाइए कि उसका और सदन का कोई मेल नहीं। अगर आपका मतलब हमारे कुल मर्यादा से नहीं, तो हम भी ऊंची जात के ब्राह्मण हैं। आप में और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी दौलत रुपयों में गिनते हैं और हम पैसों में। आप कौन है, क्या है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस आपके मुंह से यह आश्वासन सुनना चाहता हूं कि यह किस्सा आज से खत्म हो जाएगा। मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता, पर कुछ न कुछ कोशिश जरूर करूंगा। करना ही पड़ेगी आपको। अच्छा, अरे उठो तुम लोग, देखो धूप सर चढ़ाई है। अरे उठो तो। भाभी, भैया अभी तक नहीं उठे? अरे वो तो सुबह उठकर चले भी गए। कहाँ चले गए? बनारस। कह रहे थे 2-3 रोज में लौट आऊंगा। बनारस चले गए? अचानक ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? अरे तो मुझे क्या मालूम, क्या वो सब कुछ मुझे बताकर जाते हैं? अरे उठो ना तुम लोग, चलो उठो, जल्दी उठो, चलो उठो। सोती रहती है 3 बार।